हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कूल शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डेमो क्लास। इससे पहले ऑलरेडी हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैथ में डेमो क्लास अपलोड करवा दी थी, लेकिन कई कमेंट आए थे कि सर हिंदी मीडियम का भी एक डेमो क्लास अपलोड करवा दीजिए, क्योंकि उनको हो सकता है कि वो वीडियो में लैंग्वेज का इशू रहा हो कि सर हम थोड़ा इंग्लिश कम समझ पाते हैं। तो बच्चों आपकी डिमांड पर, क्योंकि हमारा जो अभिमन्यु बैच है तो अभिमन्यु बैच आपका सेपरेट अलग अलग मीडियम का है, तो आपको पता चले कि हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ाया जाएगा, इसलिए आज सेपरेट तरीके से हम आपके लिए एक हिंदी मीडियम में मैथ्स का डेमो क्लास लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस डेमो क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है बहुभुज। बहुभुज जो आपका है ये निर्देशांक ज्यामिति का एक सब पार्ट है, यानी निर्देशांक ज्यामिति में बहुत कुछ होता है जिसमें एक छोटा सा पार्ट होता है बहुभुज। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बहुभुज की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने होते हैं, कहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कौन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। यानी आपको हम इस वीडियो में जब लास्ट में पहुंचेंगे तो ये भी दिखाएंगे कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे बहुभुज की, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, तो हम फिर क्लास की शुरुआत करें। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज यानी कि बहु मीन्स बहुत सारी, भुज मीन्स भुजाएं, यानी कि जो आकृति बहुत सारी भुजाओं से मिलकर के बनेगी उसको बहुभुज कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन, ये आपकी अभी परिभाषा पर्याप्त नहीं है, यानी कि भुजाओं का मतलब क्या है और बहुत सारी का मतलब क्या है, ये सारी बातें हम इसकी डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। बहुभुज का मतलब होता है केवल रेखा खंडों से बना एक सरल बंद वक्र बहुभुज के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहां पे आपको मेनली क्या क्या समझना होगा कि रेखाखंड, यानी कि जो बहुभुज होगा वो आपका रेखाखंड से बना होगा, यानी कि सीधी सीधी रेखाओं से बना होगा, ठीक है ना। कहीं भी इस तरीके से कर्व फॉर्म नहीं हो रहा होगा, यानी कहीं भी ऐसे घुमावदार लाइन नहीं होगी, सीधी एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगी, ठीक है। दूसरी बात है एक सरल बंद वक्र है। सरल का मतलब क्या होता है और बंद का मतलब क्या होता है, ये दोनों बातें हम आपको क्लियर कर देते हैं। सरल का मतलब होता है, सरल को सिंपल कहते हैं। सरल का मतलब होता है जब भुजाओं से हम कोई एक आकृति बनाएंगे, अगर वो आकृति में भुजाएं एक दूसरे को कट कर देती हैं, यानी आप यहां ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है कि भुजाओं ने एक दूसरे को कट नहीं किया, यानी कहीं भी एक्स सिंबल नहीं बना है, यानी कहीं भी भुजाओं ने एक दूसरे को कट नहीं किया है, तो ऐसे को हम कहते हैं सरल। जहां भुजाएं एक दूसरे को कट नहीं कहती हैं, ऐसी आकृति को हम कहेंगे सरल आकृति। और जब भुजाएं एक दूसरे को काटेंगी एक जगह या एक से ज्यादा जगह, जैसे इस वाले में देखोगे तो ये कहलाता है जटिल, यानी कि आपका जटिल, कठिन वाला। तो हम लोग को मतलब है सरल वाले से, यानी कि एक रेखा खंडों से बना ऐसा सरल, यानी कि एक सिंपल कर्व होगा जो कि सबसे पहले बंद होगा। बंद का मतलब क्या है, बंद और खुला, यहां पे दो टर्म यूज हो रहे हैं। एक बंद है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आया होगा कि सर एक खुला भी होगा। अब ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं यहां पे इस तरीके से एक बनाया तो ये बंद है। बंद का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी हम इस बॉक्स के अंदर घुस नहीं सकते, इंटर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये बंद है। अगर हम दूसरी तरफ यहीं भुजाओं से बना दे इस तरीके से, ये भी देखिए यहाँ पे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तीन भुजाओं से बनी हुई क्या है, एक सरल आकृति है, लेकिन ये बंद नहीं है, इसका मतलब ये बहुभुज में काउंट नहीं होगी। तो अगर मैं आपको ब्रीफली कहूं तो बहुभुज का मतलब क्या हुआ, बहुभुज का एक सिंपल सा मीनिंग है कि सबसे पहले वो सरल रेखाओं से बनेगा। किससे बनेगा बेटा, सरल रेखाओं से बनेगा, यानी कि आपकी सीधी रेखाओं से बनेगा। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि वो आपका सरल होगा, सरल वक्र होगा। सरल वक्र का मतलब मैंने आपको अभी समझाया कि कभी भी रेखाखंड जो होगा वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, एक्स का सिंबल नहीं बनाएगा। तीसरी बात होगी कि ये एक बंद वक्र होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक बंद वक्र होना चाहिए, यानी कि ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारा बन जाता है बहुभुज। हमारा क्या बन जाता है, बहुभुज बन जाता है। अब जब बहुभुज बन गया है तो बहुभुज में हमें समझने की बात एक और होती है कि सर बहुभुज में आपने बताया कि बहुत सारी भुजाएं, लेकिन बहुत सारी भुजाओं की अगर बात करें तो सर एट ए टाइम, एक समय पर कुछ भुजाओं को निश्चित तो करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि बहुत सारी भुजाएं, कितनी भुजाएं। तो बच्चों सबसे पहली बात यहां पे हमें यह समझनी है कि कम से कम कितनी भुजाओं की संख्या होनी चाहिए एक बहुभुज को बनाने के लिए। भुजाओं की संख्या की अगर
अगर हम बात करें तो बेटा कम से कम हमें 3 भुजाएं लगेंगी, यानी कि 3 रेखाखंड लगेंगे एक बहुभुज को बनाने के लिए। अगर हम भुजाओं की संख्या को यहां पर 3 ले लें, यानी कि 3, तो ये एक बेटा त्रिभुज बनता है। ये क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज भी किसमें आएगा? इसका मतलब है त्रिभुज भी एक बहुभुज की ही कैटेगरी हो गई, यानी कि बहुभुज का ही एक रूप है त्रिभुज, जिसमें 3 रेखाखंड आएंगे या 3 भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें 4 कर दें तो आप सभी लोग जानते होंगे 4 से सर चतुर्भुज बनता है। 4 से क्या बनता है? चतुर्भुज बनता है। इसी तरीके से अगर हम भुजाओं की संख्या को 5 कर देंगे तो 5 कर देने से ये क्या बन जाएगा? ये आप यहां पे समझ लीजिएगा, ये सब बंद है, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा? पंचभुज बन जाएगा। इसी तरीके से 6 के लिए षष्ठभुज, 7 के लिए सप्तभुज, 8 के लिए अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज। इस तरीके से भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हमारा एक नया बहुभुज बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां से बात निकल के आई वो समझने की बात यह है कि अगर मैं कहूं कि कम से कम कितनी भुजाएं लगेंगी किसी एक बहुभुज को बनाने के लिए, तो सर कम से कम 3 भुजाएं लगेंगी, क्योंकि अगर 2 भुजाओं की बात करूंगा तो 2 भुजाएं कभी भी कर्व को बंद नहीं कर पाएंगी। आप कैसे भी बना करके देख लीजिएगा, 2 भुजाओं से कभी भी बंद हो ही नहीं सकता, और हमारी बहुभुज की परिभाषा में है कि वो बंद भी होना चाहिए। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो बहुभुज हैं वो दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों बहुभुज को मेनली यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कहलाते हैं अवतल बहुभुज, एक कहलाते उत्तल बहुभुज। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर कौन सा बहुभुज अवतल होता है, कौन सा बहुभुज उत्तल होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं बात करूं अवतल बहुभुज की, तो अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसमें कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक का हो। यानी कि आप जैसे कि जानते हैं यहां पे अगर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज भी एक प्रकार से बहुभुज ही है, 3 भुजाओं से बनने वाला। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे इसके 3 आंतरिक कोण होते हैं, 3 आंतरिक कोण होते हैं। और आप यहां जानते हैं कि सर ये जो आंतरिक कोण है कभी भी 180 डिग्री के बराबर या बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब हो जाना कि स्ट्रेट लाइन बन जाना, यानी कि 2 भुजाओं का पूरा फैल जाना, ये बनेगा 180। और जब बात करेंगे 180 से बड़ा, तो इस तरीके से जो एंगल बनता है वो 180 से बड़ा बनता है। तो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज एक तरीके से हमारा उत्तल में चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कोण जो होगा वो 180 से बड़ा नहीं होगा। जब कोण 180 से बड़ा होगा, कम से कम एक कोण 180 से बड़ा होगा, तो अवतल बहुभुज कहलाएगा। जैसे यहां ध्यान से देखिए, ये एक बहुभुज है, ये अगर मैं बात करूं तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो सर 1 2 3 4 5 6, ये एक षष्ठभुज है। ये क्या है? 6 भुजाओं से बनने वाला षष्ठभुज है। और षष्ठभुज में अगर मैं बात करूं, यहां देखिए तो एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो गया। कैसे पता किया 180 डिग्री से बड़ा हो गया? क्योंकि अगर एक सीधी रेखा खींचोगे तो एक सीधी रेखा पे बनता है 180 डिग्री का कोण, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यानी 180 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा कोण बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक अवतल बहुभुज हो गया। क्या हो गया सर? ये अवतल बहुभुज हो गया। अगर मैं बात करूं उत्तल की, उत्तल का मतलब क्या है कि जिसके सभी के सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटे होंगे। सभी देखिएगा 180 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका उत्तल। उत्तल में कहा जाएगा कि प्रत्येक कोण 180 से कम होता है, प्रत्येक होना चाहिए। और अवतल में होने के लिए कम से कम एक कोण भी अगर अधिक का हो जाएगा, यानी 180 से बड़ा हो जाएगा, तो वो अवतल बन जाएगा, अदरवाइज उत्तल रहेगा। क्लियर है? 2 तरीके होते हैं। और आपको मैं यहां पे ये भी बता देता हूं कि हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग उत्तल वाले पढ़ेंगे, यानी कि ये वाला हम कहां पढ़ेंगे? हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में पढ़ा जाएगा। क्या? उत्तल वाला। अवतल वाला हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। आपको मैंने बता दिया है कि जो बहुभुज होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मैं बात करूं अवतल बहुभुज में ही एक कैटेगरी और इंट्रोड्यूस हो जाती है, उसका नाम होता है नियमित बहुभुज। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नियमित बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जो नियमित बहुभुज हो। नियमित बहुभुज का मतलब क्या है कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं,
जिसकी भुजाएं क्या होंगी, सभी की सभी समान होंगी। त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए, चतुर्भुज है तो 4, पंचभुज है तो 5, और षष्ठभुज है तो 6। यानी जितनी भुजाओं से बनने वाला वो बहुभुज है उसकी सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या कंडीशन पूरी हो गई? नहीं। आगे उसके सभी कोण समान होने चाहिए। यहां कोण का मतलब ऑटोमेटिक आपका जो मीनिंग है वो आंतरिक से होना चाहिए, यानी कि सभी के सभी आंतरिक कोण समान होने चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये सर एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है, और आप जानते हैं कि सर समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तभी तो समबाहु कहा गया। यानी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, और साथ के साथ सर तीनों जो आंतरिक कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज जो है वो आपका त्रिभुज का नियमित रूप है, यानी कि त्रिभुज के केस में जो नियमित त्रिभुज होगा वो कौन होगा? समबाहु त्रिभुज। अगर मैं बात करूं चतुर्भुज में नियमित चतुर्भुज किसको कहेंगे? आप लोग सोचिए एक सेकेंड। नियमित चतुर्भुज कहेंगे हम लोग वर्ग को। किसको कहेंगे? वर्ग को। वर्ग, ये वर्ग है। वर्ग की अगर मैं बात करूं तो सारी भुजाएं समान होती हैं, और सारे आंतरिक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि सभी बराबर होते हैं। यानी कि चतुर्भुज के केस में आपका वर्ग जो है वो क्या है? आपका एक नियमित बहुभुज है। और अगर त्रिभुज की बात करें तो क्या है? आपका समबाहु। और मेनली हम लोग जानते भी हैं कि हमारे सिलेबस में त्रिभुज और चतुर्भुज की ही बात होती है। पंचभुज षष्ठभुज आगे हमें ज्यादा पढ़ने नहीं होते, केवल इसी चैप्टर तक पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब अगर बात करें नियमित, तो सर कोई ना कोई अनियमित भी होगा, यानी कि अगर नियमित की बात की गई तो सर अनियमित भी होगा, बिल्कुल होगा। एक ऐसा बहुभुज जो नियमित नहीं होगा वो अनियमित होगा। अब सर ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको नियमित बताने के लिए दो शब्दों का यूज किया कि सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी बात करी क्या कि सर सभी कोण इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक डिस्टर्ब हो गया तो नियमित नहीं बचेगा। ध्यान से देखिए, ये है आपका क्या? आयत। चतुर्भुज का एक केस है सर, ये आयत है। आयत में क्या होता है बेटा? सभी कोण बराबर होते हैं, और सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 डिग्री का है। सभी कोण तो सर बराबर है, ये वाली बात क्लियर है। क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं सर, आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब ये फेल हो गया, और ये वाला तो सही था। इसका मतलब ये अनियमित बहुभुज में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? अनियमित बहुभुज में। दूसरी तरफ अगर केस देखा जाए तो सर ये समचतुर्भुज है। ये क्या है? समचतुर्भुज। और सर जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, सारी भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन सारे कोण समान नहीं होते हैं। आमने सामने के कोण समान होते हैं, आमने सामने कोण समान होते हैं, लेकिन सभी आपस में समान नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें आपस में समान होने का तो फिर वो 90 हो जाएंगे, और जैसे अगर इसके सारे कोण भी समान होंगे तो ये समचतुर्भुज ना होके वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि समचतुर्भुज में मैं अगर बात करूं तो सर भुजाओं वाला केस तो इसने ओके कर दिया, यानी भुजाएं तो सारी इक्वल थी, लेकिन अगर हम यहां कोण की बात करें तो सर सभी कोण इक्वल नहीं थे, इसलिए ये भी जो है वो अनियमित में चला गया। बात समझ में आई? नियमित का मतलब क्या है कि सर ये दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सभी कोण भी बराबर होने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण आपको समझ आया होगा। अब यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां से आपको मैं अभ्यास भी कराऊंगा, यानी क्वेश्चन भी कराऊंगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बहुभुज के कोणों का योग, या कोणों, देखो जब भी केवल कोणों लिखा होगा तो हम ऑटोमेटिक अंडरस्टूड करेंगे कि यहां पे आंतरिक की बात कर रहा है। जब उसको बाहरी की बात करनी होती है, बाह्य कोणों की बात करनी होती है, तो लिखता है वो बाह्य कोण। अगर नहीं लिख रहा है तो आंतरिक। जैसे वही कहानी है कि एक तरफ लिखा है 2, एक तरफ लिखा है -2, तो हम इसको -2 पढ़ रहे हैं, तो ये किसका है? तो सर ये प्लस का 2 है। क्या प्लस लिखा जा रहा है? सर नहीं। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस लिखने की होती है। इसी तरीके से अगर केवल कोण कहेगा कोई तो हम आंतरिक कोण मान के चलेंगे, अगर उसको बाह्य कोणों की बात करनी होगी तो वो लिखेगा बाह्य कोण। क्लियर है? ये हमें एग्जाम में भी भाषा शैली समझनी होती है क्वेश्चन की। कह रहा है कि बहुभुज के कोणों का योग में कि n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। यानी कि कोई भी आपका n भुजाओं वाला बहुभुज है, उसके सभी आंतरिक कोणों को अगर जोड़ेंगे तो वो n-2 इंटू 180 होगा। और अगर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उनको बता दूं कि वो ये पढ़ के आए होंगे, ये पढ़ के आए होंगे
कि आपका यहाँ पे 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या फिर बुक में लिखा होता है कि 2n-4 यानी 2n-4 इंटू एक आपका समकोण यहाँ लिखा होता है। यानी कि ये आपको कुछ ना कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अब आज से आप ये समझिए n-2 इंटू 180। अब ये कहानी क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, या ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहना चाह रहा है कि बहुभुज में अगर n भुजाएं हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा। आपने कहा सर बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं तो लगेंगी ही, तो 3 से शुरुआत करते हैं सर, 4 की बात कर लेते हैं, और सर एटलीस्ट 5 तक की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 3 की, तो आप जानते हैं कि सर ये त्रिभुज बनाएगा, और ये सर जो यहां पर 4 भुजाओं वाला है ये चतुर्भुज बनाएगा, और सर ये जो 5 भुजाओं वाला है ये पंचभुज बनाएगा। 5 भुजाओं वाला क्या बनाएगा बेटा, ये पंचभुज बनाएगा। अगर हम यहाँ पे इसके सभी आंतरिक कोणों के योग की बात करें तो यहाँ पे आपको समझना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी सभी आंतरिक कोणों के योग की, तो सर n-2 इंटू 180, और सर n की वैल्यू यहां तो 3 है, तो 3 - 2 गुणा 180, सर 1 गुणा 180 यानी कि 180। तो यहां से एक बात और पता चली, सर त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। और अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सर यहां पे 4 - 2 गुणा 180 यानी कि 2 गुणा 180, दिस इज इक्वल टू, यानी ये बराबर होगा आपके 360 डिग्री के। एक और बात पता चली, सर कोई भी चतुर्भुज बना रहे, दुनिया का कोई भी चतुर्भुज बना रहे, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं पंचभुज की, तो सर यहां पे 5 - 2 गुणा 180 यानी कि आपका 3 गुणा 180, और अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 540 डिग्री। यानी कि पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 540 होता है। क्लियर है इतनी बात। इसी में एक टर्म और यूज हो रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि हमारा कोई बहुभुज है, उसके सभी कोणों का योग आपको पता है, तो वो कह सकता है कि अगर वो बहुभुज आपका नियमित हो जाए, ये नियमित का केस होता है, अगर वो बहुभुज आपका नियमित हो जाए तो उसका एक फिर आंतरिक कोण कितना होगा, यानी एक आंतरिक, क्योंकि सभी आंतरिक कोण कैसे होते हैं, नियमित के, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो कहेगा कि एक कितने का होगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने कहा कि सर n = 3 के लिए, यानी त्रिभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योग है 180, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो त्रिभुज है वो नियमित हो जाए, और नियमित होने का मतलब क्या हो गया सर, त्रिभुज के केस अभी बताए थे सर, ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक आंतरिक कोण, उधर फॉर्मूला लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा, यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं, प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, यहां आप कह सकते हैं कि सर n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, यानी जितनी भुजाएं हैं उसमें 2 कम गुणा 180 बटे उतनी भुजाओं की संख्या। यानी कि ऊपर क्या है, ऊपर तो आप कह सकते हैं सर ये तो आंतरिक कोणों का योग ही तो लिखा है, ये तो आंतरिक कोणों का योग ही लिखा है, यानी कि जो कि आप निकाल चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये 180 आएगा, और सर बटे में 3 आएगा, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है, सर इसका 60 आता है। और आप याद करिए समबाहु त्रिभुज में आंतरिक कोण कितने का होता है, 60 का होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे n = 4 की, तो आप आंतरिक कोण तो जानते ही हैं, चतुर्भुज का योग जानते हैं कि अगर सर योग की बात करेंगे तो सर 360 डिग्री का आया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नियमित चतुर्भुज की, यानी कि अगर वही चतुर्भुज नियमित शब्द लग जाए, तो सर नियमित चतुर्भुज में जो नाम निकल के आया था वो वर्ग का आया था। आपको मैंने ऊपर बताया कि वो वर्ग होता है। अगर बात करी जाए उस नियमित चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने का होगा, तो सर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं कि सर प्रत्येक कोण कितने का होगा, तो यहां पर ये होगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। और आप जानते हैं सर योग तो 360 आएगा बटे 4 यानी 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि सर वर्ग के प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नियमित षटभुज है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। एक देखो यहाँ पे नियमित शब्द लगा दिया, क्यों? क्योंकि प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रहा है। जब योग पूछेगा योग तो नियमित नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा,
लेकिन जब प्रत्येक आंतरिक कोण पूछेगा तो नियमित की ही बात करेगा। ठीक है, अब आपने कहा कि सर षटभुज है तो n बराबर 6 है, यानी कि आपका क्या हो गया, n बराबर 6 है। और अगर बात करी जाए प्रत्येक कोण की या प्रत्येक आंतरिक कोण की, तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा सर, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, यानी कि सर 6-2 इंटू 180 डिवाइड्स बाई 6। इसका मतलब क्या हुआ सर, 4/6 इंटू 180। अगर यहां से करोगे सर ये 30 आएगा और यहां सर 120 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर षटभुज की बात करें तो षटभुज में जो नियमित षटभुज होगा, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर बराबर होंगे, तो उसका प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होगा। चतुर्भुज में कितने का था, 90 डिग्री का था। त्रिभुज में कितने का था सर, 60 डिग्री का था। क्या सभी त्रिभुज में 60 होगा, नहीं सर, वो नियमित त्रिभुज की बात कर रहा है। तो नियमित त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु और नियमित चतुर्भुज का मतलब होता है वर्ग। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज जिसकी भुजाएं 12 हैं, कितनी है सर, 12 साइड्स हैं, 12 भुजाएं हैं, तो बताइए कि उसकी आंतरिक कोण कितना होगा। यानी सेम कहानी है। तो सर अगर बात करें प्रत्येक आंतरिक कोण की, तो फॉर्मूला वही लगेगा, n-2 इंटू 180 डिवाइड्स बाई n। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 है यानी कि 12-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 10/12 इंटू 180। 12 से इसको काटोगे सर 15 बार में कटता है, यानी कि 150 डिग्री, 150 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर है? इसका आंसर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि एक नियमित दशभुज है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई सर, भुजाओं की संख्या हो गई 10। उसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी सेम कहानी। तो सर 10-2 n-2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई n, यानी कि सर यहां से हो जाएगा 8/10 गुणा 180। सर 0 से 0 गया सर, ये 18-8-144 होता है। कितना होता है सर, 18-8-144 होता है। क्लियर है? 144 होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि नियमित पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए। यानी कि जब योग की बात करता है तो योग में क्या कहते हैं, केवल n-2 इंटू 180। याद होने लगा होगा सर, ये योग है और प्रत्येक कोण की जब बात करेगा तो सर वही n-2 इंटू 180 जो होता है वो अपनी भुजाओं की संख्या से डिवाइड हो जाता है। अगर यहां पे बात करूं तो बात हो रही पंचभुज की, 5-2 इंटू 180 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 180। और अगर 180 को 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 540 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं PYQ का भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो इसी पैटर्न के होंगे, यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। कह रहा है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग अगर 5400 यानी 5400 डिग्री के बराबर है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पे कहानी को थोड़ा सा उसने उलट दिया है। उसने दिया क्या है, योग, यानी कि उसने योग दे दिया, भुजाओं की संख्या पूछी है। अभी तक हमें भुजाओं की संख्या पता होती थी, योग निकालना होता था। चलिए हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि सर योग बराबर जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 होता है। तो यहां पे हमें योग पता है सर, ये 5400 डिग्री हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है, अगर यहां से करेंगे सर यहां से ये 30 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 बराबर n-2। तो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा, 32। यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 32 आ गई। अब अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर भुजाओं की संख्या 32 होती तो सर सम कितना आता, तो सम आता सर n-2 इंटू 180। तो यहां पे 32 लिखोगे, 32 -2 गुणा 180 बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे 30 गुणा 180। और यहां से आप करेंगे सर ये 5400 ही आएगा, यानी कि क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 32 भुजाएं होंगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते तो इसी के साथ अब आपके लिए ये एक होमवर्क हो जाएगा, यानी आप लोग को भी तो कुछ ना कुछ ट्राई करना है। तो ये क्या कह रहा है कि सर प्रत्येक आंतरिक कोण हमें पता है, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण। तो इस बार हमें प्रत्येक आंतरिक कोण पता है और प्रत्येक का फॉर्मूला उसके सामने लिखेंगे सर n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n।
अब इसको सॉल्व करना है बस। तो सर 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 बार में, 3 से 6 बार में, ये 5n बराबर ये हो जाएगा 6n-2। अब आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया कि बाह्य कोणों का योग। अभी हमने क्या पढ़ा था, आंतरिक कोणों का योग। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाह्य कोणों का योग, यानी कि बाहरी कोणों का योग क्या होता है। ठीक है, अब बाहरी कोण सबसे पहले ये समझ लो कि होते क्या हैं। आंतरिक तो समझ आते हैं, बाहरी क्या होते हैं, ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया। अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज 3 भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है, आप जानते हैं। सर यहाँ पे 3 तो आंतरिक कोण हो गए, अंदर अंदर वाले। बाह्य का मतलब क्या है, अब अगर हम इसकी भुजाओं को एक ऑर्डर में बढ़ाते जाएं, यानी एक ऑर्डर में बढ़ाते जाएं, तो ये जो कोण बनते हैं, ये वाले जो कोण बनते हैं, ये आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं, समझिएगा। ये बाह्य कहलाएगा और ये क्या है सर, आंतरिक कहलाएगा। और ध्यान से अगर यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही हो आपको तो जरूर समझ लीजिए, सर आंतरिक और बाह्य मिलाकर के 180 डिग्री बनता है। यानी कि कभी भी हम एक ही पॉइंट का, एक ही शीर्ष का आंतरिक प्लस बाह्य को जोड़ेंगे तो सर ये 180 डिग्री बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आंतरिक और बाह्य को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री बनाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें सर बात कर लेते हैं कि सर इनका योग होता कितना है। आंतरिक कोण तो हमने, बाह्य कोण तो बता दिया कि भुजाओं को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे आपका एक चतुर्भुज है, अगर हम इसकी भुजाओं को एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, एक इधर बढ़ाई, फिर इधर बढ़ाई, फिर इधर बढ़ाई, फिर इधर बढ़ाई, तो ये जो बाहरी बाहरी ये जो 4 कोण बने, ये बाह्य कोण कहलाते हैं और अंदर अंदर वाले आंतरिक कहलाते हैं, आप जानते हैं। और आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं याद करना होता है, यहाँ पे सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है बहुभुज में वो 360 डिग्री होता है। दिस इज फिक्स। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये फिक्स होता है। अगर मैं यहाँ पे बात ये भी कर दूं कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 360 में से भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देना है, भाग लगा देना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण भी हमारा यहां से निकल के आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगली बात करें तो कह रहा कि 9 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है। तो सबसे पहले मुझे इसका योग बताओ। योग आप खुद सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि 9 भुजाओं वाला नवभुज होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नवभुज की, तो नवभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, बाह्य कोणों का, आंतरिक नहीं, बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो अगर जितने बच्चों ने 360 डिग्री सोचा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि बाह्य कोण कभी नहीं बदलता है। बाह्य कोणों का योग कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा फिक्स है, 360 डिग्री होगा। लेकिन अगर बात करें प्रत्येक बाह्य कोण, अगर हम यहां पे बात करें प्रत्येक बाह्य कोण, तो क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण तो होगा सर 360 डिवाइडेड कितनी भुजाएं, 9, यानी कि सर 9 चौके 36, 40 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्य कोण यहां से 40 का आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहें कि यहाँ ये क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया, सर n बराबर अगर 9 भुजाएं, नवभुज है, तो यहां पर आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। आंतरिक, खुद से क्वेश्चन अपने आप से पूछा करिए, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे सर आंतरिक कोणों के योग का फार्मूला है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, यानी कि 9 - 2 गुणा 180, यानी कि 7 गुणा 180। सर 0 का 0, 7 8 56, 5 7 5 12, यानी 1260 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज में 12 भुजाएं, तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग बताइए। बच्चों क्या कितने सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। कह रहा है कि सभी बाह्य कोणों का योग बताइए। क्या ये फिक्स नहीं होता है? क्या मैंने अभी आपको 2 बार नहीं बताया कि सर ये तो फिक्स होता है 360 डिग्री। अब कुछ भी बना रहे, कितनी भी भुजाएं बनी रहे, ये तो फिक्स है, 360 डिग्री ही रहेगा। बदलता क्या है, बदलता है प्रत्येक बाह्य कोण। जब पूछेगा प्रत्येक बाह्य कोण तो 360/n फॉर्मूले से आएगा। कंफ्यूजन बढ़ रही होगी, सर आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आप लोग ये डिफरेंशिएट यानी इनमें अंतर नहीं निकाल पा रहे होंगे, कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। तो आपको सेपरेटली बैठ करके 2 बातें लिखनी है। एक आंतरिक समझना है कि सर आंतरिक के केस क्या हैं और बाह्य के केस क्या हैं। दोनों केस इसको समझेंगे तो आपको नो डाउट चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण अगर 18 डिग्री है, बाह्य कोण क्या है सर, बाह्य कोण है 18 डिग्री। ठीक है, बाह्य कोण पता चल गया। सर बाह्य कोण होता क्या है, अगर बाह्य कोण निकालना पड़ता तो कितना आता, तो आपको मैंने अभी बताया था 360/n। तो सर ये तो 18 डिग्री है, इधर लिखा होगा 360/n, हमें n ही तो चाहिए। तो सर अगर बात करें तो 18n बराबर 360,
ये n इधर पहुंच गया, 18 में गुणा किया जाके इसने। सर अगर 18 से काटेंगे सर 20 आएगा, यानी कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी 20, यानी 20 भुजाओं का कोई बहुभुज है। अगर 20 भुजाओं का कोई बहुभुज है तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो 18 डिग्री का होगा, प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो 18 डिग्री का होगा। क्लियर है? चलिए बाह्य कोण में अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दें क्या? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, हर जगह एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क छोड़ता चलूंगा। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में धीरे धीरे समझाता हूं। इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक बहुभुज के बाह्य कोण यानी बाहरी कोण जो है वो इस अनुपात में है। अनुपात में आप जानते हैं कि अगर आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 इस अनुपात में, तो आप उनको कोणों को मान लीजिए कि वो कोण क्या रहे होंगे। तो सर एक रहा होगा 1x, एक रहा होगा सर 2x, एक रहा होगा सर 3x, 4x और सर 5x, और सभी बाह्य कोणों को अगर जोड़ दोगे तो 360 आएगा, ये फिक्स है। 360 आएगा, ये फिक्स है। सर अगर इनको जोड़ देंगे 5 4 9 3 12 2 14 और एक 15x बराबर 360, तो सर यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 15 से काटोगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी x बराबर 24 आ गया। यानी कि अगर बात करें बाह्य कोणों की तो सबसे छोटा बाह्य कोण क्या होगा, यहां से अगर मैं सबसे छोटे बाह्य कोण की बात करें तो सर सबसे छोटा बाह्य कोण 1x है, यानी 24 डिग्री ही आएगा। सबसे बड़ा बाह्य कोण क्या आएगा सर, 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री आएगा। x की वैल्यू 24 रखने से ये 120 डिग्री आएगा। पूछा क्या है, पूछा है सबसे बड़ा आंतरिक कोण, बाह्य नहीं पूछा है, सबसे बड़ा आंतरिक कोण। तो बच्चों आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य को जब जोड़ते हैं तो सर 180 डिग्री बनता है। अब बात समझिएगा, ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही छोटा होगा, क्योंकि जुड़ करके 180 होगा। यानी कि जो बाह्य कोण सबसे छोटा होगा उसके साथ वाला आंतरिक कोण सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि जितना छोटा बाह्य कोण उतना बड़ा आंतरिक कोण, जितना बड़ा बाह्य कोण उतना छोटा आंतरिक कोण। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा आंतरिक कोण, तो सर इसके साथ वाला होगा, यानी कि सबसे छोटा बाह्य कोण है। ये क्या है, सबसे छोटा बाह्य कोण, और जो सबसे छोटा बाहरी कोण होगा उसके साथ वाला सबसे बड़ा आंतरिक कोण होगा। यानी कि अगर हम यहां पे आंतरिक हमें निकालना है और तो बाहरी की वैल्यू रख देंगे सर 24 यहां प्लस 24 बराबर 180, तो सर यहां से सबसे बड़ा आंतरिक निकल के आ जाएगा 180 माइनस 24, और इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 4 गया सर 6, 7 में से 2 गया सर 5, यानी कि आपका यहां पे ये आ जाएगा 156, एक भी बचा है यानी कि 156 आ जाएगा, 156। क्लियर है? तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट समझो, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि सर इसके सभी कोणों का योग जो है वो 360 है, क्योंकि बाह्य कोणों की बात हो रही है। दूसरी बात यहां पर यह थी कि सर जो सबसे छोटा बाह्य कोण होगा उसके साथ लगा हुआ आंतरिक कोण सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बाह्य और आंतरिक मिलाकर के 180 डिग्री बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे के संपूरक होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, रैखिक जोड़ी बनाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो जितना बड़ा बाह्य कोण उतना छोटा आंतरिक, जितना छोटा बाह्य कोण उतना बड़ा आंतरिक, रिवर्स काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, जिस पॉइंट में हम लोग बात करेंगे किसकी सर, बात करेंगे विकर्णों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल। सर ये विकर्ण होते क्या हैं, विकर्ण होते क्या है पहले ये समझ लीजिए। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि सर अगर हमारे पास, जैसे यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है, आपके सामने यहां पे क्या लिखा है कि एक हमारे पास चतुर्भुज है। चतुर्भुज में जब हम एक शीर्ष के बाद एक को छोड़ करके दूसरे से मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो विकर्ण बनते हैं। यानी कि अगर चतुर्भुज में बात करें तो कितने विकर्ण बने सर, 2 विकर्ण बने। लेकिन अगर मैं बात करूं त्रिभुज में, विकर्ण क्या कहता है कि सर एक के बाद एक शीर्ष छोड़ना है। अगर हम यहां पर कोशिश करें विकर्ण खींचने की, सर एक शीर्ष ये एक छोड़ दो तो सर इसके साथ मिलाएंगे तो वापस से भुजा बन गई, यानी विकर्ण तो बना ही नहीं, भुजा बन गई। यानी भुजा को नहीं लेना है, विकर्ण लेना है। तो सर इसके लिए ये छोड़ना था तो ये लिया, अगर इधर से देखोगे तो ये छोड़ना है, ये लेना है, दोनों ही कैसे भुजाएं बन रही है, विकर्ण नहीं बन रहे हैं। यानी विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, यहां पे सर कोई विकर्ण नहीं है, विकर्ण सर 0 है। सर अगर हमें बात कर दे 10 भुजाओं वाला, तो बेटा यहां पे एक फॉर्मूला होता है कि n भुजाओं वाले विकर्णों की संख्या n(n-3) डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जितनी भुजाएं हैं n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहां पे अगर n बराबर 3 रखोगे ना तो आंसर 0 आएगा, अगर n बराबर 4 रखोगे ना तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि n बराबर 3 यानी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0, n बराबर 4 यानी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखेंगे। यहां से कह रहा है कि पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे सर, n(n-3) डिवाइड बाई 2, तो सर यहां पे 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि सर 5 गुणा 2 बटे 2
2 से 2 कट गया, यानी पंचभुज में 5 ही होते हैं। पंचभुज में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सर अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, अष्टभुज की अगर मैं बात करूं n-3 डिवाइड बाई 2 8 है, तो सर 8 में से 3 गया तो सर यहाँ पे 5 आएगा बटे 2, 2 से 4 बार में सर ये 4 और यहाँ 5 यानी कि 20। अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे सर? अष्टभुज में 20 विकर्ण होंगे। एक फॉर्मूला है, जस्ट उसमें वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, यहाँ का ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया। 3 हिंट दे दूं क्या? तो सर यहां पर हमें उसने विकर्णों की संख्या दे दी है, तो विकर्ण दे दिए 27 और विकर्ण बराबर क्या होता है? n-3/2। तो सर ये 2 यहां जाएगा, यानी कि 54 54 n-3। तो बेटा यहां ऑप्शन रख के देख लेना, n बराबर 6 रखोगे तो क्या 54 आएगा, यानी यहां n बराबर 6 रखो 54 आ रहा है क्या? n बराबर 7 रखो 54 आ रहा है क्या? n बराबर 8 रखो 54 आ रहा है क्या? n बराबर 9 रखो 54 आ रहा है क्या? आंसर है इसका 9। आंसर इसका क्या है? 9। क्योंकि अगर यहाँ पे n बराबर 9 रखोगे सर 9 में से 3 गया 6 और 6 निम्मा होता है 54। 6 निम्मा क्या होता है? 54 होता है। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया, कह रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा बाह्यकोण ही पूछ लिया है। और अभी आपको बताया था सबसे बड़ा बाह्यकोण यहाँ से 120 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से 24 आई थी, x की वैल्यू 24 आई थी, तो सबसे बड़ा बाह्यकोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जरूर दिखाऊंगा। तो हम हमेशा आपको जब भी कोई भी लेक्चर पढ़ाते हैं, या ये तो डेमो क्लास है, हमेशा लेक्चर के बाद आपको प्रीवियस ईयर तक जरूर लेकर के जाते हैं कि जो पढ़ाया है वो कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे एक नियमित बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री हो। सर आंतरिक कोण की बात हो रही है, प्रत्येक आंतरिक कोण की बात हो रही है। अब आपको याद करना है सर प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता था सर? n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, और सर ये दिया 135 बराबर सर यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूछी है n-2 इंटू 180 बटे n। सर यहाँ सबसे पहले काटेंगे सर, अगर देखा जाए तो आपका यहां से 15 से 9 बार में, और सर यहां से 15 से 12 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, यानी कि 3 ये n भी उधर पहुंचा दो तो 3n दिस इज इक्वल टू, यहां कितना बचा बेटा? 4 बचा, 4n-2, यानी कि 3n इज इक्वल टू 4n-8, यानी कि यहां पे n इक्वल टू आ जाएगा 8। यानी इसके पास कितनी भुजाएं हैं? इसके पास सर 8 भुजाएं थी। इसके पास क्या थी? 8 भुजाएं थी। क्लियर है? वही फॉर्मूला जो बताया था उसी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, कह रहा है एक पंचभुज का कोण ये हैं, और पंचभुज का सबसे छोटा कोण बताना है। तो सर यहां पे अगर कोण है पंचभुज के, तो पंचभुज का सबसे पहले ये बताइए सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो सर होता है n-2 इंटू 180। तो यहां से सर अगर पंचभुज में निकालेंगे तो 3 गुणा 180 यानी 540। अगर ये सभी पंचभुज के कोण है तो सर इनका योग जो होगा वो 540 के बराबर होगा। जरा जोड़ के देखिए, x 5 बार आ रहा है तो 5x, सर 20 40 60 60 120 और 200, यानी यहां से 200 आ रहा है। सर 5x बराबर हो जाएगा 200 जाएगा सर 340। तो सर यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 छक्के 30 5 अट्ठे 40, यानी x की वैल्यू आ गई 68। अब कह रहा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यही होगा जो x है, यानी 68 डिग्री का होगा। अगर कहता सबसे बड़ा तो हम यहां से निकालते 68 प्लस 80 करते तो हमारा आंसर आता है। बात समझ में आ रही है? ये था आपका चैप्टर क्या? बहुभुज। ये आपका चैप्टर क्या था? बहुभुज था, यानी कि आपका बहुभुज था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि सर ये जो डेमो क्लासेस चल रही हैं, ये डेमो क्लासेस किस लिए चल रही हैं, इसकी मेन क्लासेस कहां चलेंगी और कब चलेंगी? तो बच्चों हाल ही में मैं आपको यहां पे बताता हूं, आपका 15 जुलाई से इसी 15 जुलाई से आपका CHS 2025 के लिए 9th और 11th दोनों के लिए अभिमन्यु बैच आया है। क्या आया है सर? अभिमन्यु बैच आया है। और अभिमन्यु बैच जो है, जो कि कहां पे सर चलता है? अभिमन्यु बैच आपका चलता है स्कूल शिक्षा के एप्लीकेशन पर, जो कि प्ले स्टोर से मिलता है। जो कि कहां से मिलेगा बेटा? प्ले स्टोर से मिलेगा। अब यहां पर आपको मैं जल्दी से बता देता हूं, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये जो आपका बैच है ये कितने का, इसकी फी कितनी है? तो बेटा आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, आपका ये पैसा इसका लगेगा, इसका फीस लगेगा 2600। लेकिन अभी अगर आप कूपन कोड, मैंने आपको इसकी अलग से वीडियो भी बनाई है, उसको आप देख लेना। कूपन कोड अगर यहां पर आप CHS BHU यूज करेंगे, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस,
तो आपको ये पड़ेगा 2100 रुपए का। और आपके उसी बैच के लिए ये डेमो क्लासेस चल रही हैं। इस बैच का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो बच्चों ये है कि इस बैच में सेपरेट मीडियम क्लास चलती हैं। सेपरेट मीडियम का मतलब क्या है? अलग अलग माध्यम में। हिंदी वाले बच्चों की हिंदी में क्लास चलेगी अलग, इंग्लिश वाले बच्चों की इंग्लिश में क्लास चलेगी अलग। आपने देखा भी होगा मेरा इससे पहले कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी डेमो क्लास गया हुआ है, जिस डेमो क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? आपको हमने वहां पर क्या पढ़ाया था आपको पता है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाया था। और आज हिंदी मीडियम के बच्चों का डेमो है जिसमें हमने आपको बहुभुज पढ़ाया था। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका आज का डेमो क्लास। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास, और आपका हम इंतजार करेंगे अभिमन्यु बैच में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।